गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछले हमारे लेक्चर में हमने फर्स्ट ईयर AHDP फिजियोलॉजी के अंदर नेफ्रॉन के पार्ट्स के बारे में जिक्र किया था कि नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब हम इन पार्ट्स को एक एक करके जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है ग्लोमेरुल्स। ग्लोमेरुल्स एक्चुअल में क्या, सिंपल सी भाषा के अंदर अगर इसको समझें तो ये कुछ भी नहीं है, ये गुच्छा है आर्ट्रियोल का। आर्ट्रियोल का गुच्छा बनता है। आर्टरीज जो है वो जो आती है उसके अंदर वो एफेरेंट है, और जो आउट होती है बोमन कैप्सूल से वो एफेरेंट होती है। तो जो एफेरेंट आर्टरी है उसका आर्ट्रियोल है, उसका जो है व्यास है वो डबल होता है एफेरेंट से। तभी तो ये ब्लड जो है प्रेशर से जाएगा तो वहाँ एक प्रेशर बनता है, और फिर वो जो वहाँ पे एक गुच्छा बनता है इसका कैपिलरीज का, यानी कि आर्ट्रियोल का, ये इसी गुच्छे को ही सिर्फ जो है वो बोमन्स कैप्सूल कहते हैं, और कोई कुछ है नहीं है। तो अभी आप इसको पढ़ते हैं, ज़रा समझें। वृक्क धमनी यानी कि रीनल आर्टरी बोमन कैप्सूल में एक जाल बनाती है, इसे ग्लोमेरुल्स कहते हैं। इसी में जो रक्तवाहिनी रक्त लेकर प्रविष्ट होती है उसे एफेरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं, तथा गुच्छा बनाने के बाद वही रक्तवाहिनी बाहर निकलती है उसे एफेरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा वो समझने वाली बात है इसमें कुछ भी नहीं। अब है ग्लोमेरुल्स कैप्सूल। तो अब आप इसको यूँ समझ लें कि दवाई कैप्सूल के अंदर होती है, कैप्सूल जो लेते हैं हम, दवाई उसमें होती है। तो इसी तरह से ग्लोमेरुल्स जिस कैप्सूल में रहता है, यानी कि कप शेप होता है, ये इस तरह से कप शेप है, तो वो क्या है, उसको ग्लोमेरुल्स कैप्सूल कहते हैं, जिसके अंदर ये ग्लोमेरुल्स जो आर्ट्रियोल का जाल है वो जिसमें रहता है, डकर है। इसे बोमेन्स कैप्सूल भी कहते हैं। यह एक कप प्याले नुमा नेफ्रॉन का भाग है जो ग्लोमेरुल्स को घेरे हुए रहता है। ग्लोमेरुल्स प्लस ग्लोमेरुलर कैप्सूल, तो इसको सारे को मेलपीजियन कैप्सूल भी कहते हैं। ये दोनों को मिला करके ग्लोमेरुल्स और ग्लोमेरुलर कैप्सूल को मिला करके मेलपीजियन कैप्सूल कहते हैं। ग्लोमेरुलर कैप्सूल हमेशा वृक्क के कोर्टेक्स में रहता है, वृक्क के कोर्टेक्स में रहता है। यूँ समझें, अभी ये वृक्क कह गया लेकिन किडनी तो बहुत बड़ी होती है। ये जो नेफ्रॉन का भाग है ये वाला क्या उसके कोर्टेक्स में जो है वो दो भाग है उसके, कोर्टेक्स और मेडुला। तो ये कोर्टेक्स में रहता है नेफ्रॉन का ये वाला भाग जो है वो मेलपीजियन कैप्सूल। इसकी बाह्य व आंतरिक भित्तियाँ एक कैविटी को बनाती हैं। उस कैप्सूल की एक तो अंदर की भित्ति है वो जो है जो मेलपीजियन कैप्सूल से के साथ है, एक जो बाहर है जो जहाँ से डक्ट जो है आउटर होती है, निकलती है। तो इसके बीच में जो है वो एक इस तरह से दीवार है बनी हुई, जो एक पहले दीवार आई, फिर ये कप के अंदर एक बेसमेंट एक और आ गया। तो ये जो कैविटी बनती है, इसके बीच में गुहा बनती है, ये कैप्सूल स्पेस अथवा बोमेन्स स्पेस कहते हैं इसको। इसी के अंदर जो है फिल्ट्रेट इकट्ठा होता है, फिल्ट्रेट जो छनता है। इस कैप्सूल के 3 परत होती हैं। ग्लोमेरुल्स की आंतरिक परत को एंडोथीलियम कहते हैं। इसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उन्हें फेनेस्ट्रेशंस कहते हैं। फेनेस्ट्रेशन का मतलब होता है पोर, और पोर कहते हैं सुराख को। और कुछ लंबी बात नहीं, आप इसको सूक्ष्म छिद्र ही कह दो तो कोई लंबी कहानी नहीं। इसके नीचे आधार कला बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। इस आधार कला के नीचे एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं, जिन्हें पोडोसाइट्स कहते हैं, निर्मित परत होती है, जिसे विसरल लेयर कहते हैं। तो ये अगर पोडोसाइट आपने इसको अच्छी तरह से देखना हो तो 177 पे ये डायग्राम दे रखा है। ग्लोमेरुलर कैप्सूल और जगता
ग्लोमेरुलस एपरेटस का। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर देखिए पोडोसाइट सेल्स बॉडी जो है वो दिखा रखी हैं। इस तरह की ये जो है वो पोडोसाइट्स होते हैं। यह परत ग्लोमेरुलस कैप्सूल से चिपकी रहती है। ग्लोमेरुलर कैप्सूल से यह चिपकी रहती है। इन कोशिकाओं के कुछ अंगुलियों की भांति प्रोसेस पेडिकल्स, पेडिकल कहते हैं पैरों को, प्रांतीय प्रोसेस निकलते हैं जिन्हें पेडिकल्स या पादवर्धक, फूट प्रोसेस एक ही बात है, पेडिकल्स कहते हैं। इन प्रोसेस के बीच में आधार कला खुली रहती है जिसे फिल्ट्रेशन स्लिट कहते हैं। यह स्लिट स्पेस एक पतली झिल्ली से ढकी रहती है जो विशेष अणुओं को ही जाने से रोकती है। जो ब्लड से फिल्ट्रेट होके नहीं जाना चाहिए बाहर जो कुछ, वो उसको ये रोकती है, जो ब्लड के अंदर रहना चाहिए। और जो हमने उसको एक्सक्रीट करना है, बाहर निकालना है, वो जो इन पोर्स के द्वारा आउट हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। सबसे बाहर पैराइटल लेयर होती है, बाहरी आपको पता है विसरल लेयर जो है विसरा के साथ अटैच हो, जो वो कहती है पैराइटल लेयर जो है वो बाहर की साइड की कहते हैं, जो फिल्ट्रेशन में भाग नहीं लेती। उक्त तीनों परत मिलकर कैप्सूल मेम्ब्रेन बनाती हैं जिनमें से रक्त कोशिकाएं एवं बड़े प्रोटीन अणु सामान्यतया नहीं गुजर सकते, परंतु जल में घुले हुए लवण जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज, यूरिया, अमीनो एसिड एंड पॉलीपेप्टाइड्स रक्त से क्षणकर ग्लोमेरुलर कैप्सूल की स्पेस में पहुंच जाते हैं। यही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहलाते हैं। फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलर से फिल्ट्रेट होके हुए आए, इन्हीं को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट्स कहते हैं। अब ये सारे बाहर नहीं फेंके जाते, इनको रीअब्जॉर्ब भी किया जाता है क्योंकि काम में आने वाले हैं कुछ इसमें से, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ग्लूकोज है, तो ये तो अगर बाहर जाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो अब वो भाग आ रहा है जो इनको अब्जॉर्ब करते हैं, रीअब्जॉर्ब करते हैं। अभी यहाँ हमने अभी हमारा ग्लोमेरुलर कैप्सूल हमने पढ़ा, अब है हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये नेफ्रॉन के भाग हैं लंबे, जो बोमन कैप्सूल के बाद में स्टार्ट होता है और ये एक यू टाइप कर्व बनाता है। तो इसके दो भाग हो जाएंगे, एक को डिसेंडिंग कहते हैं, एक को असेंडिंग लोब कहते हैं। तो ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है, प्रॉक्सिमल का मतलब हो गया ऊपर, नज़दीक। नेफ्रॉन का यह भाग ग्लोमेरुलर कैप्सूल के समीप स्थित होता है, नज़दीक वाला। प्रॉक्सिमल एनाटॉमी को याद करो, प्रॉक्सिमल एंड एंड डिस्टल एंड ऑफ द बोन। तो इसी तरह से ये प्रॉक्सिमल है। नेफ्रॉन का यह भाग ग्लोमेरुलर कैप्सूल के समीप स्थित होता है तथा कुंडलाकार दिखाई देता है, कुंडलाकार, कुंडली मारे हुए। ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेट इसी भाग में आगे की क्रिया के लिए प्रवेश करता है, जो अपने आप ऊपर छोड़ा ना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, अब इसके अंदर प्रवेश करेगा आगे की क्रिया के लिए। इसकी उपकवल एपिथेलियम घनाकार कोशिकाओं से बनी होती है जिस पर सूक्ष्म अंकुर यानी कि माइक्रोविलाई होती है। माइक्रोविलाई, विलाई मैंने आपको शायद आपको नहीं बताया होगा पर शायद बताया है, इंटेस्टाइनल विलाई होती हैं जो क्या करती हैं, इसके सरफेस को बढ़ा देती हैं। यूं विलाई यूं आती हैं, यूं, और जब इसको खींचते हैं तो वो लंबाई पकड़ हो जाती है। तो यानी कि सरफेस को बढ़ाना, चाहे छोटा ही पार्ट क्यों ना हो, लेकिन ये विलाई के कारण जो है वो छोटा हुआ है, लेकिन उसको खींचते हैं तो वो लंबा पार्ट है, सरफेस काफ़ी बड़ा हो जाता है, लेकिन इतना लंबा है उसको इतनी स्पेस नहीं होने के कारण ये इस तरह से ये घुमाया गया विलाई अंदर। तो ये जो विलाई है माइक्रो विलाई होती है सूक्ष्म, यही माइक्रो विलाई अवशोषण का क्षेत्र बढ़ा देती है, यही मैंने आपको अभी बताया। यहीं जल यानी कि पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स जो मैंने बताया, ग्लूकोज तथा कुछ अमीनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड का पुनः रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, वापस रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, क्योंकि वेस्ट नहीं है ये प्रोडक्ट, लेकिन वो वाटर पानी में घुलने के कारण वहाँ से फिल्टर हो गई उस झिल्ली में से। लेकिन अब ये
इनको वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब आता है हेनले लूप। अब ये प्रॉक्सिमल इसका एंड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स थोड़ा सा चल के अब जब ये कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स से मेडुला में आएगा, कॉर्टेक्स से मेडुला में आएगा तो ये अब लूप बन जाएगा हेनले लूप। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की निरंतरता में अंग्रेजी का यू के आकार का भाग, इसके दो भुजाएं, एक असेंडिंग और दूसरी डिसेंडिंग। डिसेंडिंग कहते हैं जो दूर जा रही हो और असेंडिंग कहते हैं जो पास आ रही हो। तो डिसेंडिंग, अब इससे डिसेंडिंग चालू होगी, जो हाँ हमने इसको छोड़ा है यहाँ से डिसेंडिंग शुरू होगी। ये कोबाइडल एपिथेलियम द्वारा बनी होती है तथा वृक्क के मेडुला भाग में स्थित होती है, मेडुला। अब है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये हमने प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पढ़ा, अब है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो वापस आता है इसके बाद में लूप ऑफ हेनले। तो ये आप देखें, यह है नेफ्रॉन ग्लोमेरुल से काफ़ी दूरी पर स्थित नलिका है। ग्लोमेरुल से वो नज़दीक था बिल्कुल। यह भी घनाकार उपकला से बनी होती है, लेकिन माइक्रोविलाई बहुत कम होती है उसमें, क्योंकि उधर रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, यहाँ इतने आवश्यकता नहीं इसके। माइक्रोविलाई जो है बहुत कम होती है, एब्जॉर्प्शन सरफेस बहुत कम चाहिए। अब आती हैं कलेक्टिंग ट्यूब, कलेक्टिंग डक्ट्स। यह नेफ्रॉन का अंतिम चौड़ा भाग है जहां ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अवशोषण के बाद आकर संग्रहित होते हैं। पृथक पृथक नेफ्रॉन की डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एक संग्राही नलिका में खुलती है। ये संग्राही नलिकाएं एक दूसरे से मिलकर बड़ी नलिकाएं बनाती हैं, जिन्हें डक्ट ऑफ और बेलिनी कहते हैं। यह माइनर कैलिक्स तक पहुंचती है। माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स में खुलता है। आप उस उधर जब आप देखोगे उसमें गुर्दे में, तो ये किडनी में दिखाया हुआ है बिल्कुल। तो ये पेल्विस में कैलिक्स तक पहुंचती है। यहाँ से मूत्र वृक्क की पेल्विस में पहुंचता है, जो बाद में यूरेटर के माध्यम से मूत्राशय को चला जाता है। अब है जगता ग्लोमेरुलर एपरेटस। ये हमने ये पार्ट देखा, ये भी नेफ्रॉन का पार्ट है, जगता ग्लोमेरुलर एपरेटस। यह एपरेटस दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें। ये 100% पूछा जाता है शॉर्ट नोट्स में, पक्का 2.5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से लाजमी आता है। जगता ग्लोमेरुलर सेल, इन्हें ग्रेनुलर सेल भी कहते हैं, जो एफेरेंट, ये एफेरिया लिख रखा है इसने, एफेरेंट आर्ट्रियोल के चारों तरफ एफेरेंट आर्ट्रियोल से इधर आप जब आप 177 पे देखोगे तो आप इसको देखो, ये जगता ग्लोमेरुलर सेल्स बता रखी हैं इन्होंने, और ये एफेरेंट आर्ट्रियोल्स पर ये म्यूकुला डेंसा भी आप इन्होंने बहुत अच्छी सेल्स के रूप में बता रखी है। तो आप इसको देखें, कहते हैं एफेरेंट आर्ट्रियोल्स के चारों तरफ ग्लोमेरुलाई के नज़दीक होती है। यह रेनिन एंजाइम को बनाती हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको रेनिन एंजाइम पढ़ाया था, तब भी ये बताया था कि ये रेनिन एंजाइम जो है वो जगता ग्लोमेरुलर सेल से निकलता है, वो प्रोड्यूस करती है। अब है मैक्यूला डेंसा, जहाँ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स व एफेरेंट तथा इफेरेंट एक प्रकार की विशेष कोशिकाएं होती हैं, जहाँ पुनः अवशोषण का कार्य होता है, मैक्यूला डेंसा कहलाती है। तो अभी आप इसमें डायग्राम में देखोगे कि ये मैक्यूला डेंसा है
इधर आप देखें, ये मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन का काम यहाँ जो होते हैं, जहाँ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स नज़दीक आता है इसके एफरेंट और इफेरेंट आर्ट्रियोल्स के। ये यहाँ दिखाया हुआ भी है, आप इसको डायग्राम में देखें तो ये बहुत अच्छी तरह दिखा रखा है। एफरेंट और इफेरेंट एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं इनमें, जहाँ पुनः अवशोषण का कार्य होता है, जिन्हें मैकुला डेंसा कहते हैं, अर्थात जगता ग्लोमेरुलर अपरेटस, जगता जी सेल, मैकुला डेंसा, एफरेंट इफेरेंट धमनियाँ आपस में मिलकर एक समूह बनाती हैं, जहाँ एक विशेष प्रकार की स्रावित कोशिकाएं होती हैं तथा रेनिन नामक एंजाइम को स्रावित करती हैं, तथा इन कोशिकाओं के मध्य पुनः अवशोषण का कार्य भी होता है, जो रक्त दबाव को नियंत्रित करने में मदद करता है। रेनिन, यह रेनिन नामक एंजाइम का स्रोत है तथा ब्लड प्रेशर को नियमित करता है। ये बहुत ही इसमें मैक्यूला डेंसा एंड जगता ग्लोमेरुलर सेल्स जो है वो ये पूरा का पूरा ये मेलपीजियन या जगता ग्लोमेरुलर अपरेटस पूरा का पूरा जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको आप जो है बड़े ध्यान से पढ़ें। इसके बाद में आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसको हम नेक्स्ट उसमें लेक्चर में लेंगे, पूरा इस फिल्ट्रेशन को समझेंगे, क्योंकि इसमें 3 तरह के दाब हैं, वो हम अच्छी तरह से इनको समझेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है एक लेक्चर का और रह गया, ये पूरा हो जाएगा। थैंक यू।